7 सितंबर को ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर सकती है सरकार। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 7 सितंबर यानी कि सोमवार का दिन सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया और इस वक्त आपको बता दें आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधा उसका रुख करेंगे। इस बार अपने सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार थोड़ा सा एक संगठन से अधिक कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया। सामान्यतः एक संगठन के एक दो कार्यकर्ता आते थे। इस बार थोड़ा सा सभी की इच्छा थी देश भर के कुछ विषयों के बारे में विचार के आदान प्रदान हो, अनुभवों के कुछ शेयरिंग हो, स्थिति का आकलन हो। ऐसे हमने विचार किया और अपने संघ के स्वयंसेवक जिस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, आज देश के बागडोर वो संभाल रहे हैं। स्वाभाविक है उनके भी आकलन है, उनके भी कुछ अनुभव है। कई वर्षों से जीवन के विविध क्षेत्रों में जिन उद्देश्यों को, सपनों को लेकर अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उस दिशा में शासन के द्वारा भी कुछ काम क्या हुआ है वो भी मंत्री महोदय ने यहाँ बताए। लोगों ने भी, जो कार्यकर्ता आए थे, अपने आकलन वगैरह विचार किए। समाज जीवन में काम करने वाले संघ समाज के ताकत के आधार पर काम करता है। सरकार के शासन से किसी प्रकार के अनुदान या शासन कौन कर रहा है इसके कारण संघ का काम नहीं चलता। लेकिन किसी भी देश में, समाज में शासन के सत्ता के जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, उसको संघ भी जानता है, मानता है। तो इसलिए संघ के विचार के नजदीक या उस विचार से प्रेरणा लिए हुए लोग देश के सत्ता जब संभाल रहे हैं, स्वाभाविक है, कुतूहल भी है, कार्य कैसे उनके हो रहे वो भी बताएं और अपने अनुभव से अलग अलग संगठनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी इनपुट्स दें। ये विचार यहाँ हुआ। 3 दिनों में हमने कुछ विषयों पर चर्चा किए। अहम विषय वैसे हैं देश के एकता, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इन विषयों के बारे में संघ के स्वयंसेवक का हमेशा जागरूक भी रहता है, उस विषय में सेंसिटिव भी रहते हैं। तो इसलिए देश के सुरक्षा के संबंध में कुछ विषय आए। तो देश के सुरक्षा के संबंध में अपने सब प्रकार के ताकत को एनहांस करने के लिए, कैपेबिलिटी अपने देश के बढ़े, इस दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कई प्रकार के जो आज टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी के सामने कई विषय, माओवाद, हिंसा, इन सारे विषयों को मुकाबला करने के लिए समाज की शक्ति भी बढ़े, शासन भी उस दिशा से सही नीति अपनाए। ये वर्षों से संघ के कार्यकर्ता सोचते रहे। उस दृष्टि से कुछ यहाँ इनपुट्स भी मिले, चर्चा भी किए। आने वाले दिनों में और अच्छे प्रयास कैसे हो सकते हैं इसके बारे में कुछ सुझाव लोगों ने दिए। वैसे ही आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में भी भारतीय चिंतन और विचार, इस आधार पर वर्तमान काल में, आधुनिक समय में अनुकूल, युगानुकूल मॉडल्स को हम विकसित करें। पश्चिम के कई मॉडल्स आज फेल हो गए हैं। वहां भी लोग चौराहे पर खड़े हैं, वहां भी गरीबी के, जीवन के सुख दूर दूर हो रहा है, इसके अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट मॉडल क्या हो, पर्यावरण की रक्षा भी हो, विकास भी हो, इस संतुलन को कैसे बनाए रखें, इस दृष्टि से छोटे मोटे जो प्रयोग हो रहे हैं, सफल प्रयोग हो रहे हैं। जैसे चित्रकूट में नानाजी देशमुख ने एक सफल प्रयोग किया, ऐसे कई हैं, उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं। लेकिन पूरे देश में इस प्रकार के एक विकास के मॉडल के संदर्भ में भारतीय विचार, पहचान, आचरण, इन सबको ध्यान में रखकर कैसे विकसित करें, ये विचार हमने किए। बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज ग्रामों में लोग नहीं रहते हैं। बहुत ग्राम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, गांव के जीवन से
लोग शहर के तरफ भाग रहे हैं। कारण क्या है? कमाई, पढ़ाई और दवाई, इन तीन कारणों से गांव छोड़ रहे हैं लोग। अच्छे आर्थिक कमाई चाहिए तो शहरों में जाना चाहिए, ऐसे हो गया है। पढ़ाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए, दवाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए। तो इसलिए ग्राम के अंदर इन चीजों को हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसलिए सुखी ग्राम जीवन कैसे करें, इसलिए आर्थिक संरचना, आर्थिक मॉडल क्या हो, इसके बारे में कार्यकर्ता अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं और चिंतन भी हैं, उन्होंने विचार किया। सरकार में काम करने वाले मंत्री महोदय यहाँ जो आए हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखा। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के भारतीयकरण के विचार संघ के स्वयंसेवक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत वर्षों से कहते आए हैं। तो शिक्षा के भारतीयकरण और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिंतन के मूल्य शिक्षा है, बाकी है चरित्र बनाने की शिक्षा है, इसको विकसित करना चाहिए। एंड एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल, जियोग्राफिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अफोर्डेबल, सोशली इंक्लूसिव, ऐसे शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के दायरे से कोई बाहर ना रहे। अभी अभी हमने देखा साक्षरता के 72 या 74% साक्षरता देश में। क्या हम 100% साक्षरता को आने वाले 4-5 वर्षों में इसको हम साधित कर सकते हैं क्या? इसलिए सामाजिक सहभाग भी होना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कैसे हम कर सकते हैं, इस विषय के बारे में विचार किए। और शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो शिक्षा महंगी ना हो इसलिए शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगे। तो इस दृष्टि से गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स, ये दोनों होना पड़ेगा। इन सारे विषयों के बारे में कुछ चर्चा हुई। भारत एक सार्क देशों के सदस्य है, तो भारत के एक परिवार जैसे सांस्कृतिक संबंध है पड़ोसी देशों के साथ। नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान, बांग्ला भी हो, भले ये अपने ही शरीर के ही टूटकर वो बने हुए हैं दो देश, तो पाकिस्तान और बांग्ला। तो इसलिए स्वाभाविक है यहां रहने वाले लोग अपने ही परिवार के हैं। कभी कभी संबंधों में जैसे भाई भाइयों में भी हो जाता है, ऐसे कुछ दशकों में हुए होंगे, लेकिन इन चीजों को भूलकर हम पड़ोसी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध, अपने इतिहास के साथ, भूगोल के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो और अच्छे कैसे हो सकते हैं, इस दृष्टि से भी थोड़ा सा पड़ोसी देश के बारे में भी हमने विचार किया। वैसे ही समाज के कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, श्रमिक वर्ग, इनके जीवन स्वाभिमान से हो, समृद्धि से हो। भले हर घर के अंदर हम कार तो नहीं दे सकते, किसी भी देश में संभव नहीं होगा, लेकिन स्वाभिमान से जी सकते हैं। तो इसलिए सभी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की न्यून आवश्यकता तो मिलनी ही चाहिए, उसके साथ साथ एक सम्मान के, स्वाभिमान के, सुरक्षा के जीवन मिले। इस दृष्टि से कैसे योजना बन सकती है? संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य से बहुत सारे प्रकल्प चलाकर लोगों के स्वावलंबन के विषय के तरफ तो बने। सरकार के भी कुछ अहम भूमिका इसमें होती है, तो इसलिए उस दृष्टि से भी कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ चर्चा किए। स्वाभाविक है कि संघ इस देश के सांस्कृतिक परंपरा के बारे में विशेष आग्रह रखता है। अपने देश के तीर्थ स्थान हैं, मंदिर हैं, सांस्कृतिक परंपरा है, अपने देश के मेले हैं, तीज त्योहार हैं, इन सारे विषयों के कारण पूरे देश के अंदर एक एकता, अखंडता बनी हुई है। इन चीजों को यदि ठीक रखना है तो वहां के स्थान ठीक रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, वहां के प्रशासन ठीक हो, और विदेशों में रहने वाले भारतीय भी जब यहाँ आते हैं उनको बार बार यहाँ आने की इच्छा हो। इस दृष्टि से अपने सांस्कृतिक केंद्रों के, ऐतिहासिक केंद्रों के एक अच्छे रखरखाव हो, इस दृष्टि से क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों के बारे में हमने चर्चा की। बहुत सार्थक, लाभकारी चर्चा हुई। और यह एक सरकार की कोई समीक्षा बैठक तो नहीं थी, विचार और अनुभव के आदान प्रदान, यही इस समन्वय बैठक की विषय था। इसको समन्वय चिंतन बैठक ऐसे हमने कहा। यहाँ कोई निर्णय लेने वाले विषय नहीं था, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी।
policy making body of the RSS is Akhil Bharatiya Karyakari Mandal and Pratinidhi Sabha. Generally, we decide our policies of the RSS there. Here, the Swayam Sevaks who are active in various organizations and various walks of life, they have come to share their thoughts, give their inputs. So that has been very beneficial, and the coordination would definitely be better. And in total, I can say, because of these 3 days exercise, the Swayam Sevaks will go back to their areas to work with a doubled vigor. तो ऐसे हुआ है। धार्मिक जनगणना पे कोई चर्चा हुई क्या? वन एट ए टाइम जनगणना को लेकर चर्चा हुई? धार्मिक जनगणना के बारे में जिक्र तो आया, हमने पूरा रिपोर्ट अभी देखे नहीं है, इसलिए हमने 2-4 कार्यकर्ताओं को इस विचार के बारे में कहा है। ये जो धार्मिक जनगणना हुई है, इसके बारे में एक अपने दृष्टि से अध्ययन करके हुए एक रिपोर्ट बनाए। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक रांची में होने वाली है, वहां हम इस विषय को लेंगे। मैं 4-5 लोगों से ले सकता हूँ। दत्ता जी, ये कांग्रेस कह रही है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स आके यहाँ प्रेजेंटेशंस वगैरह कर रहे हैं, आप उनके वर्क का अप्रेजल कर रहे हैं, जैसे एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की आपकी तरफ है, बजाय इसके कि पीपल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के लिए वो कह रहे हैं। कांग्रेस क्या कहता है इसको उत्तर देना संघ के वैसे तो कोई हमारे नहीं बनता है, तो इसलिए जिन्होंने रिमोट कंट्रोल के इतने चलाए हैं उनको कहने के नैतिक अधिकार भी नहीं है। सर ये हिमांशु आर्टिकल लिखा ऑर्गेनाइजर में, उसके बारे में क्या व्यू पॉइंट को आप इंडोर्स करते हैं? प्रवीण भाई तोगाड़िया चर्चा के लिए विषय रखे हैं तो लोग चर्चा कर सकते हैं, बहस के लिए है, वो कोई किसी विश्व हिंदू परिषद के या किसी के एक अभिप्राय ऐसे करके उन्होंने नहीं कहा है। दत्ता जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो संघ का एजेंडा लेकर आगे काम कर सकेगी और कर रही है? अभी तक आप खुश हैं उससे? संघ के ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, 1 मिनट। आपने कहा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे एक शरीर से निकलकर टुकड़े बने हों, तो हमें कोई तनाव भी हो तो उनके साथ भाई भाई जैसा संबंध रखना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह का प्रोवोकेशन रोज हो रहा है और पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार के लिए मुमकिन है भाई भाई जैसे संबंध स्थापित कर पाना? भारत में कौरव और पांडव भी भाई भाई थे, धर्म संस्थापना के लिए सब करना पड़ता है। 1 मिनट, वहाँ बैकवर्ड क्लास के लिए थोड़ा। अखिलेश 1 मिनट सुनने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई आए थे, उन्होंने कहा इस विषय का हम जल्दी इस मसला को सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने कुछ विचार भी रखे, तो हमारे विश्वास है भारत के सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसको शीघ्रता में ही उसके वो सॉल्व करेंगे और उन्होंने कुछ विचार बताए भी है, वो उनका एरिया है, डोमेन उनका है, वो उत्तर देंगे, हमारा विश्वास है हो जाएगा। रविंद्र दत्ता जी, हाँ 3 दिन की बैठक हुई, चाहे गंगा जी पर हो या फिर शिक्षा पर हो या फिर राम मंदिर का बयान हो, आर्थिक हालात हो, सरकार ने अपने पक्ष रखे, 10-10 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर 3 दिन से डेरा डाले हुए। क्या संघ सरकार के सभी कामकाज से संतुष्ट है या फिर कई चीजों में उसे लगता है सरकार को और भी काम करना होगा? कुछ नाराजगी भी है आपको? कोई नाराजगी नहीं है, 14 महीने हुए हैं और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छी है और आगे बढ़ेंगे। किसी भी विषय को कहीं भी संतुष्टि ऐसे 100% हर एक को नहीं कह सकते, और जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है, इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। इतना ही हम इनपुट्स दे रहे थे, हम समीक्षा नहीं कर रहे थे। आप उपलब्धियों की बात की है, तो what in your opinion are the main achievements of the government so far? That the government will tell definitely, but one thing, it has raised the aspirations and also the hope and confidence in the government for the first time ever in the history of this country. The expectation that this government has raised,
and also the confidence that it has created, not only within India, outside, Indians wherever they are, that is the most welcome thing. That is the assurance that this government has definitely given. ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना उत्साह था लोगों में 14 महीने पहले, इन 14 महीने में बड़ी तेजी से लोगों के अंदर कुछ निराशा सी। मैं सरकार के बारे में नहीं कहूंगा, संघ की बैठक है, समन्वय बैठक है, लोगों के उत्साह कितना हुआ नहीं हुआ यह आकलन आप लोग भी कर रहे हैं, देश को आप भी देख रहे हैं, तो इसलिए उसमें मेरा कहना नहीं है, कहना इतना ही है, यहाँ हम विचार को आदान प्रदान करने के लिए बैठे थे, समीक्षा नहीं कर रहे थे। दत्ता जी, RSS also has a very civilizational project. There are crucial issues like Ram Temple and Article 370. Did they come up for discussion in the meeting? आपके बाद एक लास्ट प्रश्न बाएं तरफ से लेता हूं, यहाँ लिया एक प्रश्न लेता हूं, आई एम गोइंग टू आई विल आंसर हिम फर्स्ट। तो आपने जैसे सिविलाइजेशनल क्वेश्चन कहा, आई थैंक यू बिकॉज यू हैव पुट द टर्म, इट इज सिविलाइजेशनल, थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग इज राम जन्मभूमि वगैरह के जो है, संघ ने पहले से ही कहा है, हिंदू समाज के संत महात्मा धर्मात्मा धर्म संसद इस विषय को समय समय पर वो दिशा देते हैं, कार्यक्रम तय करते हैं। संघ कार्यक्रम नहीं तय करता, संघ इस पर डिमांड नहीं करता, संघ इतना ही है, धर्माचार्य ने जो विषय तय किया है उस दिशा में हम चलते हैं। ऐसे पहले दिन से हमारा कमिटमेंट है, राम जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं, आज कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में वो विषय है, तो इसलिए सुलझाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले मैनिफेस्टो में जो कहा है उसको उस दिशा में जाएंगे। समय है, उन्होंने अपने टाइम टेबल बनाया है, वी विल वेट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, 3 दिनों में 10 से 12 मंत्री यहाँ पर आए, आपसे चर्चा की, क्या उन्होंने किसी तरह की जानकारियां देकर उन्होंने अपनी पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया, शपथ तोड़ी है? कोई ऐसे नहीं हुआ। कोई भी मंत्री किसी भी सभा में जाकर सरकार के कार्यक्रम क्या होते हैं वो जो बताते हैं उतना ही बताया। गोपनीयता के कौन से इसमें हुआ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई भी मंत्री समाज के किसी भी समूह के CII में जाते हैं, फिक्की में जाते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, अपने समाचार वो नहीं रखते हैं क्या? ऐसे हमने कहा, हम इस देश के नागरिक है, वी आर नॉट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव एवरी राइट टू आस्क ए मिनिस्टर ऑल्सो इफ नेसेसरी। Where does the question of secrecy come here? I feel this is unnecessarily, such things are being raised. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस देश के नागरिक हैं, उस विचार से जुड़े हुए स्वयंसेवक मंत्री महोदय बने हैं। वो लोग अपने विचार को जैसे समाज के किसी भी समुदाय में रखते हैं, इस समुदाय में रखा। आप भी कल प्रेस क्लब में बुलाइए, मंत्री लोग आएंगे, विचार रखेंगे। कहिए। No. The message he is giving, and that message RSS did not give the message. He knows very well. Bharat Mata ki Jai. That is the message we have given. सिद्धार्थ जी, Thank you. तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले सवाल ना उठाएं, सीधा हमला कांग्रेस पर, क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि सरकार के कामकाज का अप्रेजल यहां पर हो रहा है, समन्वय बैठक जो हो रही है, और राम मंदिर पर भी बात हुई है। OROP, वन रैंक वन पेंशन को लेकर अमित शाह ने अपनी बात रखी, धार्मिक जनगणना का भी जिक्र हुआ, राम मंदिर को लेकर RSS का भी बयान आया है, राम जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए, ये RSS ने कहा है। और साथ ही अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें समीक्षा नहीं की गई है, कामकाज की कोई समीक्षा नहीं की गई है, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान हुआ है। कांग्रेस जो हमला कर रही है उस पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले सवाल ना उठाए।